नमस्कार, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक, एक बेहद महत्वपूर्ण कक्षा लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं और रीट 2022 की इस कक्षा में हम बात करेंगे जिस विषय पर, वो है अभिप्रेरकों का वर्गीकरण। अभिप्रेरक मतलब वो तमाम तत्व जिनकी वजह से अभिप्रेरित होता है व्यक्ति। और ऐसे में जिस जनरल डिस्कशन की हमें जरूरत है वो होते हैं साथियों मनोसामाजिक अभिप्रेरक, जैविक अभिप्रेरक और आंतरिक बाह्य अभिप्रेरक। आंतरिक व बाह्य अभिप्रेरक। हमें जिनको डिस्कस करना है, जिनसे हमारे रीट में कंसिस्टेंटली प्रश्न पूछे जाते हैं, वो जैविक अभिप्रेरक है, मनोसामाजिक अभिप्रेरक है, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरक है। तो आइए इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैविक और मनोसामाजिक अभिप्रेरकों की। जैविक अभिप्रेरक का मतलब क्या है? जैविक अभिप्रेरक से अभिप्राय शरीर के क्रियात्मक तंत्र से संबंधित और उनके द्वारा संचालित अभिप्रेरकों से है जिनके अभाव में व्यक्ति शारीरिक असंतुलन महसूस करता है। ठीक है, वो तमाम अभिप्रेरक जिनके अभाव में व्यक्ति शारीरिक असंतुलन महसूस करे, या यूं कहूं कि जिनकी पूर्ति के बाद व्यक्ति समस्थिति को महसूस करे और शरीर के क्रियात्मक तंत्र से जो संबंधित हैं, उन अभिप्रेरकों को जैविक अभिप्रेरक कहा जाता है। जैसे कि भूख, प्यास, नींद, विश्राम, काम और मल मूत्र त्याग, ये हमारे होते हैं साथियों जैविक अभिप्रेरक। इसके अलावा जो दूसरे किस्म के अभिप्रेरक हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, वो है आपके मनोसामाजिक यानी कि साइकोसोशियल अभिप्रेरक। और मनोसामाजिक अभिप्रेरक वो होते हैं जो जैविक रूप से जीने के लिए अनिवार्य नहीं होते, लेकिन सामाजिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि उपलब्धि अभिप्रेरक, संबंधन आदि। ये हमारे जो मनोसामाजिक अभिप्रेरक हैं मुख्य, उनकी मैं यहां पर बात कर रहा हूं। ठीक है, जैविक अभिप्रेरक और मनोसामाजिक अभिप्रेरक। अब इनसे जो प्रश्न बन सकते हैं, उनमें ज्यादातर जिस प्रकार का प्रश्न बनता है वो बनता है निम्नलिखित में से कौन से जैविक हैं, निम्नलिखित में से कौन से मनोसामाजिक। प्रमुख मनोसामाजिक को तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन जो जैविक अभिप्रेरक इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, उनको आपको कंठस्थ कर लेना है। भूख, प्यास, नींद, विश्राम, काम, मलमूत्र त्याग, ये सारे जैविक अभिप्रेरक हैं। ये सारे बायोलॉजिकल मोटिव्स हैं। ये सभी जीने के लिए अनिवार्य हैं। ये सभी सार्विक हैं। ये सभी जन्मजात होते हैं, शरीर के क्रियात्मक तंत्र से संबंधित होते हैं, समस्थिति से संबंधित होते हैं, और इसको भी हम टेबल में समझेंगे भी। लेकिन उपलब्धि है, संबंधन है, जिज्ञासा अन्वेषण है, चिंता ह्रास है, शक्ति अभिप्रेरक है, ये सारे वो अभिप्रेरक हैं जिनका शरीर के क्रियात्मक तंत्र से संबंध नहीं होता, बल्कि पर्यावरण की जो रिक्वायरमेंट होती हैं, जरूरतें होती हैं, उनके आधार पर व्यक्ति इनको सीख लेता है। जैसे उपलब्धि की बात करूं तो किसी के लिए बहुत पैसा कमाना उपलब्धि है, किसी के लिए सरकारी नौकरी में आना उपलब्धि है, किसी के लिए एक बड़ा नाम होना उपलब्धि है, प्रशंसा दूसरों से प्राप्त करना उपलब्धि है, किसी के लिए खुद की संतुष्टि उपलब्धि है। तो ये व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न होते हैं, लेकिन जैविक अभिप्रेरक सबके लिए समान होते हैं। अब आइए जैविक और मनोसामाजिक अभिप्रेरकों को हम एक टेबल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें यह चीज, कॉन्सेप्ट जो है ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए।
सबसे पहले जैविक अभिप्रेरक, और दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूं मनो सामाजिक अभिप्रेरक। सबसे पहले जैविक अभिप्रेरकों की बात करें तो जैविक अभिप्रेरक शरीर के क्रियात्मक तंत्र से संबंधित होते हैं। तो यह है पहला पॉइंट, यह है अभिप्रेरण के सहज अंतर्जात जैविक कारकों से संबंधित हैं, जैसे क्रियात्मक तंत्र, मस्तिष्क संरचना, हार्मोन आदि। जैविक अभिप्रेरक जो हैं वो अभिप्रेरण के सहज अंतर्जात जैविक कारकों से संबंधित हैं, जैसे कि क्रियात्मक तंत्र, मस्तिष्क संरचना, हार्मोन आदि। और जब मैं मनोसामाजिक अभिप्रेरक की बात करता हूं तो यह है अभिप्रेरणा के सहज मनोवैज्ञानिक सामाजिक पर्यावरणीय कारक और उनकी अंतःक्रिया से संबंधित है। अभिप्रेरणा के सहज पर्यावरणीय कारक, क्योंकि मनोसामाजिक अभिप्रेरक जिस तरह के पर्यावरण में हम रहते हैं उसी पर्यावरण से हम इनको ग्रहण करते हैं, इनको अर्जित करते हैं, इनको सीखते हैं। तो जैविक अभिप्रेरकों के अंतर्गत कौन से अभिप्रेरक आ गए, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, उदाहरण के तौर पर भूख, प्यास, नींद। ये आप कंठस्थ कर लीजिए क्योंकि एक बार रीट क्वेश्चन पूछ चुका है। नींद, काम, विश्राम और मलमूत्र त्याग। जबकि मैं अगर इस तरफ बात करूं, कहां, मनोसामाजिक अभिप्रेरकों में, तो यहां पर हो गया संबंधन, अनुमोदन, उपलब्धि। संबंधन है, अनुमोदन है, उपलब्धि है, शक्ति अभिप्रेरक है, जिज्ञासा आदि आदि आदि। इनके ऊपर हम चर्चा भी करेंगे। ठीक है, अब आइए कुछ और जैविक और मनोसामाजिक अभिप्रेरक की विशेषताओं को समझने की कोशिश करते हैं। जब मैं जैविक अभिप्रेरकों की बात कर रहा हूं तो मैं ये कहूंगा कि ये अभिप्रेरक सार्विक होते हैं। तो यह है
अभिप्रेरक सार्विक, या जिसको हम सार्वभौमिक कहते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। सार्विक सार्वभौमिक का मतलब साथियों, सार्विक सार्वभौमिक से मेरा अभिप्राय है यूनिवर्सल। ये अभिप्रेरक यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि इस सृष्टि के किसी भी कोने पर कोई भी मनुष्य रहे, सबको एक जैसी भूख लगेगी, सबको एक जैसी प्यास लगेगी, सबकी नींद भी एक जैसी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी और डिजाइन की नींद आती हो, मुझे किसी और डिजाइन की नींद आती हो, आपकी और मेरी भूख में अंतर हो। हर व्यक्ति के लिए ये जो अभिप्रेरक होते हैं ये एक समान होते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं मनोसामाजिक अभिप्रेरक की, तो सीधा सीधा पॉइंट बनता है कि यह सार्विक या सार्वभौमिक नहीं होते, यानी सार्वभौमिक होने से इनका कोई अभिप्राय नहीं है। ठीक है, चौथे पॉइंट पर आते हैं। यदि सार्वभौमिक हैं तो इसका मतलब यह जन्मजात होते हैं। जन्मजात मतलब मनुष्य को भूख लगना कोई सिखाता नहीं है, प्यास लगना कोई सिखाता नहीं है। हमें पता होता है भूख कैसे लगेगी, हमें पता होता है प्यास कैसे लगेगी, और ये भूख प्यास जो हम में जन्मजात होती है, यही एक प्रकार का जैविक अभिप्रेरक है। जबकि अगर मैं बात करूं इनकी मनोसामाजिक अभिप्रेरकों की, तो यह अर्जित होते हैं, अर्थात सीखे हुए होते हैं। जब मैं मनोसामाजिक अभिप्रेरक की बात करूंगा तो ये अर्जित होंगे। वही बात, सिर्फ एक अभिप्रेरक को याद रखिए ताकि आपको चीजें याद रहे। उपलब्धि, अब अगर उपलब्धि की बात कर रहा हूं, आपके लिए उपलब्धि कुछ और हो सकती है, मेरे लिए उपलब्धि कुछ और हो सकती है, किसी और विद्यार्थी के लिए उपलब्धि कुछ और हो सकती है। इसका मतलब ये जो अभिप्रेरक हैं ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होंगे, और इसी कारण इन अभिप्रेरकों को अर्जित कहा जाता है या सीखा हुआ कहा जाता है। अगला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको याद रखना है, और वो ये कि ये जो अभिप्रेरक होते हैं इनका संबंध समस्थिति का मतलब होमियोस्टेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आपको इसको याद रखना है। कि समस्थिति का मतलब क्या है सर? इनका संबंध समस्थिति से होता है। अभी तक आप अभिप्रेरणा चक्र पढ़ चुके हैं, और अगर अभिप्रेरणा चक्र आप पढ़ चुके हैं तो आप इस बात को जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं कि व्यक्ति में जब आवश्यकता जन्म लेती है, खासतौर पर अगर मैं शारीरिक आवश्यकता की बात करूं, क्योंकि जैविक अभिप्रेरक ज्यादातर शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक तुष्टि, शारीरिक संतुष्टि से संबंधित है। जब व्यक्ति में शारीरिक आवश्यकता होती है किसी कमी, अभाव, वंचना के कारण, तो ये शारीरिक आवश्यकता एक तनाव को जन्म देती है, एक अंतर्नोद को जन्म देती है, और इसी अंतर्नोद के कारण व्यक्ति स्वयं में असंतुलन महसूस करता है। व्यक्ति स्वयं में क्या महसूस करता है? असंतुलन महसूस करता है। और ये शारीरिक आवश्यकताओं के कारण, ये अंतर्नोद के कारण जो असंतुलन, तनाव की स्थिति होती है, इसी तनाव की स्थिति के कारण मनुष्य के अंदर जो शारीरिक समस्थिति है, वो शारीरिक समस्थिति बिगड़ जाती है।
ये बात याद रखिएगा। जब आपको भूख लग रही होगी, उस वक्त कोई आपको कहे कि एक काम करो, रीट साइकोलॉजी के जो ये कुछ 20 प्रश्न है ये कर दो, तो आप बोलोगे रे देवता पहले 2 रोटी खा लेने दे, उसके बाद बात करेंगे। अभी शरीर में कुछ भी नहीं सूझ रहा है, सिर्फ भोजन सूझ रहा है। तो ये जो अभिप्रेरक होते हैं, इनके अभाव में व्यक्ति की समस्थिति जो है वो बिगड़ जाती है, शारीरिक तनाव, असंतुलन आ जाता है। और इसीलिए जैविक अभिप्रेरकों का संबंध किससे है? समस्थिति से है। क्योंकि ये अभिप्रेरक अगर संतुष्ट रहेंगे, इन अभिप्रेरकों की पूर्ति होती रहेगी, तो व्यक्ति के शरीर में समस्थिति बनी रहेगी। मनोसामाजिक अभिप्रेरक की अगर मैं बात करूं, तो मनोसामाजिक अभिप्रेरक का समस्थिति से कोई संबंध नहीं है। स्थिति से कोई संबंध नहीं है। समस्थिति से कोई संबंध नहीं है। एक पॉइंट यहां पर और बनता है साथियों, और वो पॉइंट ये है कि ये जो अभिप्रेरक होते हैं, कौन से? दैहिक अभिप्रेरक, मनोसामाजिक अभिप्रेरक, इनमें जातिगत समरूपता पाई जाती है। जैसा कि मैंने कहा ना, सार्विक होते हैं, जातिगत समरूपता पाई जाती है। और जातिगत समरूपता है, इसके कारण ये जीने के लिए आवश्यक होते हैं, जीने के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है क्या, कि इनके अंतर्गत सहज अभिव्यक्ति की जातिगत समरूपता दृष्टिगत होती है। सहज अभिव्यक्ति की जातिगत समरूपता दृष्टिगत होती है, अर्थात यह जीने के लिए अनिवार्य हैं। यानी अगर ये नहीं होंगे तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ये नहीं होंगे का मतलब इनकी पूर्ति अगर नहीं होगी तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। कितने दिन भूखे रह लोगे, कितने दिन प्यासे रह लोगे, कितने दिन बिना नींद के रह सकते हो? ठीक है, तो इसलिए ये जीने के लिए अनिवार्य है। जबकि मैं अगर बात करूं मनोसामाजिक की, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इनके अभाव में व्यक्ति भौतिक रूप से जीवित रह सकता है, किंतु सामाजिक रूप से उसका जीना संभव नहीं है। सामाजिक रूप से उसका जीना संभव नहीं है। एक और पॉइंट यहां बनता है, और वो पॉइंट ये है कि क्षुब्ध आंतरिक असंतुलन के प्रति, माफ कीजिएगा, संतुलन के प्रति, कि यह क्षुब्ध, मैंने समस्थिति वाली बात बताई, वही बात है कि आंतरिक रूप से अगर संतुलन बिगड़ जाए तब ये प्रतिक्रिया उत्पन्न करेंगे। क्षुब्ध आंतरिक संतुलन के प्रति
प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। और इधर बात करें तो आंतरिक संतुलन जैसी चीज तो होती नहीं है, क्योंकि सामाजिक चीज है। इन्हें मनोसामाजिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यक्ति इन्हें अपने समाज, परिवार, मित्र आदि के बीच रहकर सीखता है। क्यों इन्हें मनोसामाजिक कहा जाता है? क्योंकि व्यक्ति जिस समाज में जिन लोगों के बीच रहता है उन्हीं के बीच रहकर इन्हें सीखता है। तो ये मनोसामाजिक अभिप्रेरकों की हमने बात कही। अब आइए, जब हम जैविक और मनोसामाजिक समझ चुके हैं तो कुछ प्रमुख मनोसामाजिक अभिप्रेरकों को जान लेते हैं, क्योंकि एक बार रीट ने उपलब्धि अभिप्रेरण से सीधे सीधे प्रश्न पूछ रखा है। ऐसा प्रश्न अन्य मनोसामाजिक अभिप्रेरकों के लिए भी आ सकता है, तो हम क्यों ना पहले से ही स्वयं को तैयार रखें। तो अब हम कुछ प्रमुख मनोसामाजिक अभिप्रेरकों को समझने जा रहे हैं, जिस प्रक्रिया में हमारी यात्रा का जो पहला अभिप्रेरण है वो है संबंधन अभिप्रेरण। अभिप्रेरण, अभिप्रेरक एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। संबंधन अभिप्रेरक। इसको हम कहते हैं एफिलिएशन मोटिव। तो लिखिए, दूसरों को चाहना और भौतिक रूप से दूसरों को चाहना और भौतिक रूप से उनके निकट आने की चाह संबंधन कहलाती है। संबंधन कहलाती है। सिंपल सी बात है, दूसरों को चाहना, भौतिक रूप से उनके निकट आना, ये जो फीलिंग है ये किसके अंतर्गत आती है? संबंधन के कारण। आपने एक वाक्य जरूर कहीं पढ़ा या सुना होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज अ सोशल एनिमल, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। यानी कि हम जहां भी जाते हैं, चाहे आप अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में कोचिंग करने गए हों, आपने वहां कुछ एक आध मित्र जरूर बनाए होंगे। आप जिस लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हो, आप वहां आसपास बैठने वाले से कोई ना कोई बहाने परिचय जरूर हुआ होगा। आप जब शिक्षक बन के किसी विद्यालय में जाएंगे तो आप वहां भी मित्र बनाएंगे। यह सामाजिक संबंध की अभिप्रेरणा है जो इसके अंतर्गत निहित तो होती है कि मनुष्य चाहता है उसके पास लोग हों, उसका सामाजिक संबंध बने। क्यों बने, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है? क्योंकि मनुष्य ना तो खुशी अकेला सेलिब्रेट कर सकता है, ना दुख, परेशानी, पीड़ा को अकेला महसूस कर सकता है या फिर उसको संभाल सकता है। तो व्यक्ति जब अत्यधिक खुश होते हैं तब भी उन्हें लोग चाहिए, व्यक्ति जब दुखी होते हैं तब भी उन्हें लोग चाहिए, व्यक्ति जब भयभीत होते हैं तब भी उन्हें लोग चाहिए। तो यहां पर एक पॉइंट बनता है और वो ये कि इसकी आवश्यकता
इसकी आवश्यकता तब महसूस होती है जब व्यक्ति प्रसन्न होता है या दुखी इसकी आवश्यकता तब महसूस होती है जब व्यक्ति प्रसन्न होता है या दुखी होता है या खतरा महसूस करता है। महसूस करता है, प्रसन्न होगा, दुखी होगा, खतरा महसूस करेगा, इन सभी स्थितियों में यह दृष्टिगत होता है और प्रारंभिक किशोरावस्था में यह सर्वाधिक दृष्टिगत होती है। तो यह प्रारंभिक किशोरावस्था में सर्वाधिक दृष्टिगत होता है। सर्वाधिक दृष्टिगत होता है। ठीक है, प्रारंभिक किशोरावस्था में सर्वाधिक दृष्टिगत होता है। इसके बाद बात करते हैं, आइए अगले अभिप्रेरण की, अगले मनोसामाजिक अभिप्रेरण की, जो है शक्ति अभिप्रेरण। शक्ति अभिप्रेरण या शक्ति अभिप्रेरक, जिसको कहते हैं पावर मोटिव। सिंपल सा है। ये पावर मोटिव क्या है? तो दोस्तों, पावर मोटिव से अभिप्राय उस मनोसामाजिक अभिप्रेरक से है जिसके अंतर्गत व्यक्ति चाहता है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रित कर सके। ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रित करने की जो चाह होती है। जैसे नेताजी चाहते हैं कि मैं जब भाषण दूं तो सब लोग तालियां बजाएं, टीचर जब बोले कि मैं क्वेश्चन बोलूं कि बेटा सबके समझ में आ गया, तो सारे बच्चे बोले हां सर समझ में आ गया। घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो चाहते हैं कि जब वो कोई ऑर्डर दें तो घर के सारे सदस्य उस ऑर्डर को माने। ये क्या है? शक्ति अभिप्रेरण का ही उदाहरण है। तो यहां पर लिखना शुरू कीजिए आप कि शक्ति अभिप्रेरण क्या होता है। सिंपल सी बात है कि दूसरों के संवेग को, दूसरों के संवेग या व्यवहार को चेतन अचेतन रूप से नियंत्रित करने की चाह चेतन अचेतन रूप से नियंत्रित करने की चाह क्या कहलाती है? कहलाती है शक्ति अभिप्रेरण। शक्ति अभिप्रेरण। इसी को कई पाठ्य पुस्तकों में सत्ता अभिप्रेरण भी कहा गया है और इसको कई पाठ्य पुस्तकों में सत्ता की संज्ञा भी दी गई है। सत्ता की संज्ञा मतलब कुछ किताबों में इसे सत्ता भी कहा जाता है। सत्ता मतलब क्या होता है? सत्ता गवर्न करना। भाई हम गवर्नमेंट को सत्ता ही तो कहते हैं, भाई ये इस पार्टी की सत्ता, इस पार्टी की सत्ता, मतलब ये रूल कर रही है। और यहां भी व्यक्ति दूसरों के व्यवहार के ऊपर अपना रूल चलाने की ही तो कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसके लक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं? तो लक्ष्य है साहब प्रभाव डालना, नियंत्रित करना, मोहित करना, नेतृत्व करना। क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं? लक्ष्य सिंपल से हैं, प्रभाव,
नियंत्रण, सम्मोहन आदि। अब यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, डेविड मैक्लीलैंड नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा कि व्यक्ति जब किसी को प्रभावित करने की कोशिश करता है, उसके संवेगों पर हम नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे 4 माध्यम होते हैं जिनसे किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। और वो 4 माध्यम या 4 सामान्य तरीके कौन से हैं मैक्लीलैंड के अनुसार? उसमें पहला है बाह्य स्रोत का प्रयोग, दूसरा है भीतरी स्रोत का प्रयोग, बाहरी स्रोत का उपयोग, दूसरा भीतरी स्रोत का निर्माण या प्रयोग, कुछ भी कह सकते हैं आप, तीसरा व्यक्तिगत स्तर पर, और चौथा है संस्थाओं के द्वारा, संस्थागत स्तर पर। अब आइए अगले पर चलते हैं, और अगला अभिप्रेरण है इस परीक्षा के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण, जिसको हम कहते हैं उपलब्धि अभिप्रेरण यानी अचीवमेंट मोटिव। उपलब्धि अभिप्रेरण, अचीवमेंट मोटिव। एक पॉइंट याद रखिएगा कि उपलब्धि अभिप्रेरण क्या है? श्रेष्ठता के एक खास स्तर को अर्जित करने की इच्छा। आप सबकी इच्छा है रीट में टॉप करें, अच्छे नंबर लाएं, ये एक उपलब्धि है, और ये अभिप्रेरण आपने अर्जित किया है। आज के शायद 10, 15, 20, 25 साल पहले आपको पता भी नहीं होगा रीट क्या होती है, या कोई शिक्षक के लिए परीक्षा भी लगती है क्या राजस्थान में। लेकिन जब आप इस समाज के उस हिस्से का हिस्सा बने, कब? जब आपको पता चला कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे एक सिक्योर्ड नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, टीचर बनना है, तो आपको लगा नहीं, मुझे इसी खास एग्जाम को क्रैक करना है। और यही उपलब्धि अभिप्रेरण का एक बड़ा सामान्य सा उदाहरण मैंने आपको दिया। लिखिए, यह श्रेष्ठता के एक खास स्तर को प्राप्त करने की इच्छा है। श्रेष्ठता के खास स्तर को प्राप्त करने की इच्छा। दूसरा पॉइंट यहां बनता है कि सामाजिक विकास के प्रारंभिक चरण में व्यक्ति इसे अर्जित करता है। सामाजिक विकास के प्रारंभिक चरणों में व्यक्ति इसे अर्जित करता है, और वो सारे स्रोत जिनसे व्यक्ति उपलब्धि अभिप्रेरण को अर्जित करता है, उन सभी स्रोतों में, वो तमाम स्रोत जिनसे व्यक्ति इन्हें अर्जित करता है, उसमें माता पिता आदि शामिल होते हैं। तो वो जो स्रोत जहां से व्यक्ति इन्हें अर्जित करता है, उसमें माता पिता, समाज, परिवार आदि की भूमिका होती है, आदि की भूमिका होती है। ठीक है, माता पिता, समाज, परिवार, इन सब की इसमें भूमिका होती है। पहली महत्वपूर्ण बात। अब ये जो क्वेश्चन रीट में आया था वो ये था कि प्रगतिशील परिवार के बच्चों में ज्यादा क्या पाया जाता है। यहां प्रगति का मतलब धन से नहीं है, यहां प्रगति का मतलब संसाधन से नहीं है, यहां प्रगति से मतलब है ऐसे बालक जिनका परिवार
एक तरह से कह सकते हैं कि समाज में जो प्रगति हो रही है, समाज जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में जागरूक हो। तो जिन बच्चों के माता पिता जागरूक होते हैं वो अपने बच्चों को शुरू से ही मोटिवेट करते हैं कि बेटा अभी स्कूल में अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि तुम्हें आईएएस की तैयारी करनी है, तुम्हें आरएएस की तैयारी करनी है। और वो बच्चे बहुत छोटे हैं तब से पता कर सकते हैं। आप बाकी छोड़ो, आज की तारीख में हम जिन बच्चों को देखते हैं, इवन हम अपने परिवार के बच्चों को देखते हैं, तो 6th 7th 8th के बच्चों से अगर बात करें, अपन को 6th 7th 8th में सिवाय टायर चलाने के, कंचे खेलने के, गट्टे खेलने के, पेड़ पर से कूदने के और कुछ आता नहीं था और कुछ पता भी नहीं था। और इस अवस्था के आज के बच्चों से बात करो तो कोई कहेगा मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहेगा मुझे एयरफोर्स में जाना है, कोई कहेगा मुझे टीचर बनना है, कोई कहेगा मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। क्यों कहेगा? क्योंकि ये उपलब्धि, अभिप्रेरण इसी तत्व से आती है कि वो कैसे परिवार या कैसे समाज या कैसे लोगों के बीच में उठ रहा बैठ रहा है और कैसी उसकी परवरिश हो रही है। ऐसे बालक उन कृत्यों को वरीयता देते हैं जिनमें उच्च कठिनाई का स्तर हो। एक उच्चतम कठिनाई का स्तर जिनके अंतर्गत हो, ऐसे कृत्यों को ये बालक क्या देते हैं? वरीयता देते हैं। और इसी को अंग्रेजी में NACH यानी कि नीड फॉर अचीवमेंट कहते हैं। नीड फॉर अचीवमेंट इसी को कहा गया है। ठीक है साथियों, यही NACH है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा अभिप्रेरण, उसको कहते हैं जिज्ञासा और अन्वेषण। जिज्ञासा और अन्वेषण। क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन मोटिव या क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेटिव मोटिव। क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेटिव मोटिव। अब ये क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेटिव मोटिव क्या है? सिंपल सी दो लाइनें हैं, आपको याद रखनी है। एक प्रमुख अर्जित अभिप्रेरक जिसका उद्देश्य प्रमुख अर्जित अभिप्रेरक जिसका उद्देश्य नवीन सूचनाओं को ग्रहण करने की इच्छा और नवीन अनुभव को प्राप्त करने की अभिलाषा से है। ठीक है, नवीन सूचनाओं को ग्रहण करने की इच्छा, नवीन अनुभवों को प्राप्त करने की अभिलाषा ही क्या है? जिज्ञासा और अन्वेषण। अब प्रायः किन में होता है? याद कीजिए, बाल विकास में हम पढ़ के आए हैं कि जिज्ञासु बच्चा होता है पूर्व बाल्यावस्था में, तो प्रायः जो छोटे बच्चों में यह सबसे ज्यादा होता है। प्रायः छोटे बच्चों में यह सर्वाधिक
होता है। छोटे बच्चों में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्या? जिज्ञासा अभिप्रेरण। ठीक है, आइए अगले अभिप्रेरण की बात करते हैं। और अगला अभिप्रेरक जो है हमारा, वो है चिंता ह्रास, यानी चिंता का कम होना। ठीक है, चिंता ह्रास। एंजाइटी रिडक्शन। सिंपल सी बात याद रखिए कि क्या चिंता हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है? तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन वास्तव में मनोविज्ञान का ऐसा मानना है कि चिंता अगर संतुलित हो तो वो हमारी परफॉर्मेंस पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। ठीक है, चिंता अगर संतुलित हो तो हमारी परफॉर्मेंस पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है। और इसीलिए मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि चिंता को घटाना नहीं, बल्कि उसे एक ऐसे स्तर तक बनाए रखना है जो हमारे परफॉर्मेंस, हमारी निष्पादन, हमारी उपलब्धि पर सकारात्मक और अनुकूल प्रभाव उत्पन्न करे। ठीक है, लिखिए, चिंता को एक ऐसे स्तर तक बनाकर रखना जहां वह हमारे निष्पादन पर अनुकूल प्रभाव सकारात्मक प्रभाव डाले। भाई एक हद तक तो चिंता आपको मोटिवेट ही करेगी, आप चिंतित रहोगे तो पढ़ोगे, लेकिन एक स्टेज से ज्यादा चिंता अगर हो गई तो वो आपकी परफॉर्मेंस को बिगाड़ देगी। ये चिंता ह्रास अभिप्रेरण है। उसके बाद आता है आक्रामक अभिप्रेरक। आक्रामक अभिप्रेरक जिसके बारे में एटकिंसन और हिलगार्ड कहते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाना। तो यहां पर क्या है? आक्रामक अभिप्रेरक एग्रेसिव मोटिव। सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, आपको जो याद रखना है कि एटकिंसन और हिलगार्ड के शब्दों में, एटकिंसन व हिलगार्ड के शब्दों में ऐसा व्यवहार जिसका उद्देश्य दूसरों को नुकसान पहुंचाना है। ठीक है, अंतिम जो मनोसामाजिक अभिप्रेरक हमें पढ़ना है इस पूरी प्रक्रिया में, अंतिम मनोसामाजिक अभिप्रेरक वो है अप्रूवल मोटिव, जिसको हम कहते हैं अनुमोदन अभिप्रेरक। सिंपल सा स्टेटमेंट है, दूसरों से धनात्मक मूल्यांकन प्राप्त करने की जो इच्छा है वो अनुमोदन अभिप्रेरक के अंतर्गत आती है। तो धनात्मक, सिंपल सा स्टेटमेंट, धनात्मक, कि लोग उसके बारे में अच्छा ही मूल्यांकन करें, उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव जो है इवैल्यूएशन हो। धनात्मक मूल्यांकन
की इच्छा अनुमोदन अभिप्रेरक कहलाती है। ठीक है, धनात्मक मूल्यांकन। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो स्रोत होते हैं अनुमोदन अभिप्रेरक के, वो होते हैं माता पिता। ठीक है, विद्यालयी जीवन जो होता है, जिसको विद्यालयी अवस्था भी कहूं, वहां पर शिक्षक बड़ी भूमिका निभाते हैं। और किशोरावस्था में अगर हम जब चले जाते हैं तो वहां अनुमोदन अभिप्रेरक में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं वो है मित्र और साथी। एक चीज यहां पर और स्पष्ट कर दूं, वो ये कि मित्रों, अनुमोदन अभिप्रेरक के बाद हमारे जो मनोसामाजिक अभिप्रेरक हैं वो पूर्णतः समाप्त होते हैं। अब एक बार कॉन्स्टेंटली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने जो भी आज के लेक्चर में पढ़ा है, जो भी चीजें पढ़ी है। तो सबसे पहले हमने जैविक और मनोसामाजिक को देखा था। जैविक कौन से हैं? भूख, प्यास, नींद, विश्राम, काम, मलमूत्र, त्याग। रीट में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से कौन सा मनोसामाजिक नहीं है? ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन ये इन्हीं में से, जैविक में से था, और वो हमारा आंसर हो गया। और बचे हुए जितने भी हैं, उपलब्धि, संबंधन, ये सब मनोसामाजिक है। जैविक जो है सहज अंतर्जात शरीर के क्रियात्मक तंत्र से संबंधित है, और मनोसामाजिक पर्यावरणीय तंत्र से। ये भूख प्यास और ये संबंधन, उपलब्धि आदि। ये अभिप्रेरक सार्विक होते हैं, मनोसामाजिक सार्विक नहीं होते। ये जन्मजात होते हैं, मनोसामाजिक सीखे हुए होते हैं। इनका समस्थिति से संबंध होता है, मनोसामाजिक का समस्थिति से संबंध नहीं होता। सहज अभिव्यक्ति, जातिगत समरूपता अर्थात जीने के लिए अनिवार्य, ये जीवित रह तो सकता है इनके बिना, लेकिन सामाजिक रूप से जीना संभव नहीं है। क्षुब्ध आंतरिक संतुलन के प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। और मनोसामाजिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि पर्यावरण से सीखता है। संबंधन मतलब दूसरों से संबंध बनाने की चाह। उसके बाद शक्ति अभिप्रेरक, दूसरों के व्यवहार पर नियंत्रण करने की चाह। उसके बाद आते हैं, हम बात करते हैं उपलब्धि, यानी उपलब्धि, जीवन में कुछ अचीव करने की चाह। जिज्ञासा अन्वेषण, कुछ ना कुछ नया अनुभव, नई जानकारी, नई सूचना प्राप्त करने की चाह। चिंता ह्रास, चिंता को उस स्तर तक मेंटेन रखना कि आपको क्या हो, उपलब्धि में सहायक हो। एटकिंसन हिलगार्ड किसकी बात कर रहे हैं? आक्रामक, कि व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाए। और अंत में अनुमोदन, जिसमें व्यक्ति कोई भी कार्य के लिए धनात्मक मूल्यांकन, कि लोगों से पूछे कि मैं ये काम कर लूं, अच्छा है ना, अगला बोले अच्छा है, ऐसा ही काम करना, लोगों की नजर में आपका धनात्मक मूल्यांकन हो। तो साथियों, यहां पर हम इस यात्रा को करते हैं समाप्त। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें आंतरिक बाह्य अभिप्रेरक, कुछ और प्रमुख अभिप्रेरक और अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।